डेट के बाद आप लोगों को एक लाइन छोड़नी है and next that you will write is receiver's address. You don't have to put this heading that is conclusion. आप डायरेक्टली अपना थर्ड पैरा स्टार्ट कर सकते हो. छोटे बच्चे हैं 5 से 14 साल की उम्र की, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हम उसमें जो बढ़ती अनपढ़ता है उसको रोकना चाहते हैं. चाय की टपरी पे जाकर चाय पीना, बाइक पे जाकर घूमना, इस तरह की हॉबीज गलती से भी नहीं लिखेगा. हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या चांदवानी, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड आई वेलकम ऑल आवर डियर स्टूडेंट्स टू आवर अमेजिंग चैनल दैट इज पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 12. आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट. योर दिव्या मैम इज बैक विद अनदर टॉपिक और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ राइटिंग स्किल्स. तो बहुत सारे बच्चों के यार मैसेजेस आते हैं, मैम लेटर राइटिंग में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लेटर टू एडिटर. क्या मैम सीबीएसई लेटर टू एडिटर में या फिर जो जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है उसमें चॉइस देगा या नहीं? तो आंसर है बच्चों जी हां, आपको चॉइस मिलेगा लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन लेटर में. यानी कि आपके पास एक और करके चॉइस आएगी कि आप इन दोनों में से एक अटेम्प्ट कर सकते हो. तो जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छे से लिख सकता हूं, आई नो द करेक्ट फॉर्मेट, आई नो द बिगनिंग लाइंस, हाउ टू क्लोज इट, हाउ टू एंड इट, आई नो द परफेक्ट फॉर्मेट, वो आपको मेरे हिसाब से चूज करना चाहिए इन योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स. तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को लेटर टू एडिटर एंड साथ ही साथ जॉब एप्लीकेशन लेटर जो होता है दोनों सिखाऊंगी. सीवी कैसे बनाते हैं, कैसे आप उसमें अटैच करोगे, ये एक एक चीज हम आज के वन शॉट में देखने वाले हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक फॉर टुडे दैट इज लेटर राइटिंग. अगर आप सोच रहे हैं मैम ये नोट्स कहां से डाउनलोड करने हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज आफ्टर द वन शॉट क्विकली गो एंड क्लिक देयर. वहां से यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स आवर पीडब्ल्यू ऐप और वहां से आप आसानी से हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इस प्यारे से बैच से जिसका नाम है विश्वास बैच. दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल आवर डियर स्टूडेंट्स. तो आपको इस प्राइसलेस बैच के लिए, प्राइसलेस क्यों है, ये इतना अमूल्य इतना वैल्यूएबल बैच है, लेकिन इसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना है और वहां से जाके आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल्स और क्वेश्चंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द फॉर्मेट. सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट इन अ फॉर्मल लेटर इज सेंडर्स एड्रेस. अब हम समझते हैं सेंडर्स एड्रेस क्या होता है. उस इंसान का एड्रेस जो इस लेटर को लिख रहा है. सो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आए यू आर राहुल स्लैश रिया एंड यू आर राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर. तो यहां पे अब आप अज्यूम करोगे कि आप रिया हो एंड आपका जो भी एड्रेस उन्होंने क्वेश्चन में दिया है आपको वही यहां पर लिखना होगा. सो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन है that my address is 54B मालविया नगर. तो अब मैं अपना कुछ भी पर्सनल नहीं लिखूंगी. उन्होंने बोला है कि मैं दिल्ली की रेसिडेंट हूं, तो मैंने 2 लाइन में अपना सेंडर्स एड्रेस बना लिया और यहां पे लिख दिया. नाउ यू आर नॉट सपोज टू राइट डाउन योर पर्सनल एड्रेस, यू हैव टू स्टिक टू द एड्रेस दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. नहीं गिवन है तो फिर कोई आप रैंडम खुद से बना सकते हो, मे बी 54A समथिंग लाइक दैट, 56A करोल बाग दिल्ली. तो आप बना सकते हो अपने हिसाब से इफ इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैम लाइन कब छोड़नी है. सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़नी है. सो यहां पे लिख देती हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एरो. दिस एरो मींस दैट यू हैव टू लीव अ लाइन. तो जहां पर भी दिव्या मैम आपको ये एरो बनाकर दे, याद रखना वहां पे आपको एक लाइन छोड़नी है. सो नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट इज डेट. और डेट आप कब की लिखोगे, जिस दिन आप उस लेटर को लिख रहे हो. अगर हम इस लेटर को आज लिख रहे हैं तो आप आज की डेट लिखेंगे. आप इसको जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम है उस दिन लिख रहे हो तो उस दिन की डेट लिखोगे. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डेट लिखी 10th अगस्त. तो मैं क्या करूंगी, यहां पे बनाती हूं इसका फॉर्मेट. मैंने लिख दिया 10th अगस्त. आप TH नहीं भी लिखोगे, 10 अगस्त लिखा, दैट इज करेक्ट. 10th अगस्त 2026. मार्क्स किस में कटते हैं, जहां पर बच्चे ये लिख कर आते हैं 10/8/26, 26/08/10. सो जो ये शॉर्ट तरीके से डेट लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म्स में, उन बच्चों के डेफिनेटली मार्क्स कटते हैं. सो प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक ताकि आप लोग के मार्क्स ना कटे. डेट को हमेशा एक्सटेंडेड फॉर्मेट में रखा जाता है. जो उस दिन की डेट होती है आपको फुल लिखनी होती है. उसके बाद द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यस यू हैव टू लीव अ लाइन. इसीलिए मैंने एरो बना दी है. डेट के बाद आप लोगों को क्या करना है, डेट के बाद आप लोगों को एक लाइन छोड़नी है
है एंड नेक्स्ट दैट यू विल राइट इज रिसीवर्स एड्रेस। आपको उसके बाद क्या लिखना है? रिसीवर एड्रेस लिखना है। रिसीवर एड्रेस का मतलब क्या होता है? रिसीवर एड्रेस जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, नाउ इट्स लेटर टू एडिटर। तो फॉर श्योर ये चीज मतलब दैट्स वेरी क्लियर इन आवर माइंड कि भाई हम एडिटर को लिख रहे हैं तो हमारे रिसीवर तो वही हुए। अब उनका एड्रेस क्या होगा? आपके पास उनका एड्रेस नहीं होगा, हाई चांसेस क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, बट उन्होंने लिखा राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वही मेरे लिए उनका एड्रेस बन गया। तो मैं क्या लिखूंगी द रिसीवर्स एड्रेस में? सॉरी, रिसीवर्स एड्रेस में मैं क्या लिखूंगी? द एडिटर। उन्होंने मेंशन किया है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर हैं, सो इंग्लिश न्यूज़पेपर के नेम से पहले हम द लगाते हैं, इसको लगाना मत भूलना, अदरवाइज ग्रामर की वजह से मार्क्स कट जाएंगे। सो द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद उनकी हम सिटी लिखेंगे, दिल्ली लिखी तो दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद, व्हाटएवर द सिटीज वो आप लिखेंगे। ठीक है, हो सकता है बहुत बार वो आपको नेशनल डेली भी लिख कर दे दे, ठीक है, कि नेशनल डेली आपको उनको एक एडिटर को ये लेटर लिखना है, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन में। सो नाउ आई होप द बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट इज क्लियर कि बेसिक फॉर्मेटिंग क्या होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं अपना 54B मालवीय नगर दिल्ली, दैट इज माई सेंडर्स एड्रेस, जो लेटर लिख रहे हैं। नेक्स्ट कम्स योर डेट, जो कि हमने एक्सटेंडेड फॉर्मेट में लिखती है, देन कम्स योर रिसीवर्स एड्रेस, जो कि एडिटर का एड्रेस होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बेटा हम क्या लिखते हैं? एक लाइन में हम इसको कोशिश करते हैं लिखने की। सो इट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड इट शुड बी वेरी क्रिस्प, यानी कि बिल्कुल अप टू द पॉइंट आपको लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सोसाइटी में वाटर लॉगिंग यानी कि पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, मेरी गुड़गांव की सोसाइटी, और वहां पे बहुत पानी इकट्ठा होता है। सो आई वांट टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, और मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि यार इतनी बड़ी लोकेलिटी में भी अगर सर्विसेज प्रॉपर नहीं है, देन व्हाट्स द पॉइंट? उससे क्या क्या दिक्कतें लोगों को, रेसिडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है। आई वांट टू हाईलाइट ऑल ऑफ इट। तो मैं पूरा मुद्दा यहां नहीं लिखूंगी, इट विल बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प रिगार्डिंग द वाटर लॉगिंग इशू इन द पैन आइवरी सोसाइटी। जो भी सोसाइटी का नाम उन्होंने दे रखा है या फिर हम खुद से बना रहे हैं, इट्स नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। सो मैंने वाटर लॉगिंग इशू के बारे में बात करनी है, मैंने एक लाइन में लिख दिया रिगार्डिंग द वाटर लॉगिंग इशू इन पैन आइवरी सोसाइटी, खत्म। इन जस्ट वन लाइन, वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट किसके बारे में होता है? जिस बारे में आप लेटर लिख रहे हो उसको आपको एक लाइन में बताना है कि मैं इस मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूं या चाहती हूं। नेक्स्ट कम्स इज बच्चों योर सैल्यूटेशन। अब बच्चे सोचते हैं मैम सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन मतलब होता है आपका रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैडम या फिर आप मैम भी लिख सकते हो, लेकिन गलती से भी यार ये स्पेलिंग मत लिखना, इसमें डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे। दिस इज मीम and this is wrong। मेरे प्यारे बच्चों, द करेक्ट स्पेलिंग इज MA''AM। आप मैडम भी लिख सकते हो, मैडम का शॉर्ट फॉर्म होता है MA''AM, दैट्स ऑल्सो करेक्ट, दैट्स मैम। सो आप ये भी लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है। बहुत सारे लोग डियर सर, डियर मैम भी लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। डायरेक्टली अगर आपको लिखना है सर या फिर मैम तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सर स्लैश मैम या फिर मैडम लिख सकते हो, ठीक है। डियर सर, डियर मैम। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैम मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, यहां तक आपका जो बेसिक फॉर्मेटिंग थी वो खत्म हो चुकी है, अब आपको लगभग 3 पैराग्राफ्स में लेटर को लिखना होता है। फर्स्ट जो यहाँ पे मैंने मार्क करा है दैट इज योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, यानी कि जिसको आप इंट्रो भी बोल सकते हो। तो इसकी क्या अहमियत रह जाती है बच्चों? Why this is very important? अगर कोई बच्चा ये 2 से 3 लाइनें याद करके चला जाए तो उसके इनिशियल लेटर के जो बनाने के लिए लाइंस पे समय लगता है 5 मिनट, वो आराम से सेव कर सकता है अगर आप ये लाइंस लर्न कर लो। ये लाइंस मैंने आपको यहाँ पे जानबूझ के लिख के दिए टू सेव योर टाइम, दैट इज थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज अटेंशन टूवर्ड्स। अब यानी कि अगर मैंने इतनी लाइन याद कर ली 3, तो आगे एक लाइन तो मैं आराम से क्वेश्चन में से देख लूंगा कि भाई जिस मुद्दे पे मुझे लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज अटेंशन टूवर्ड्स वाटर लॉगिंग इन द पैन आइवरी सोसाइटी। तो ये लगभग आपकी 4 लाइनें जो हैं, क्योंकि आपको लर्न थी, आप लोग इसको 1 से 1.5 मिनट में आराम से लिख लोगे। तो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन हमेशा उसको कवर करता है जिस बारे में आप लेटर लिख रहे हो, यानी कि जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा क्या है, ये कहीं ना कहीं हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कोशिश करते हैं कवर करने की। सेकंड
सेकेंड पैराग्राफ जो होता है दैट इज बॉडी ऑफ द लेटर. सेकेंड पैराग्राफ इज बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर में जैसे आपने बताया कि वाटर लॉगिंग हो रही है. वाटर लॉगिंग क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उससे क्या समस्याएं आपकी सोसाइटी के लोगों को, रेसिडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है, वो हम सेकेंड पैराग्राफ यानी कि जो बॉडी ऑफ द लेटर है यानी कि जो सेकेंड पैराग्राफ है बेसिकली उसमें कवर करने की कोशिश करते हैं कि वाटर लॉगिंग से समस्या बेसिकली क्या आ रही है. नाउ ऑफ कोर्स ये चीज जो है हम प्रेफर नहीं करते हैं रट के जाना, क्योंकि ये बिल्कुल डिपेंड करता है आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे हम सेकेंड पैराग्राफ लिखते हैं. अगेन comes your concluding paragraph. concluding paragraph कौन सा होता है आपका थर्ड पैराग्राफ. इसमें आप लोग को दो चीजें लिखनी चाहिए. फर्स्ट इज बेटा कभी भी लेटर को ऐसे मत छोड़ो कि भाई ये समस्या हमने बता दी. आप सामने वाले को कंसर्न अथॉरिटीज को सजेशन भी दे सकते हो कि भाई वाटर लॉगिंग हो रही है तो उसका कारण क्या है, आपने बता दिया सेकेंड पैराग्राफ में. अब थर्ड में आप उसका सोल्यूशन दे सकते हो दैट हम लोग क्या कर सकते हैं. यू नो द ड्रेनेज पाइप्स शुड बी क्लीन्ड ऑन रेगुलर बेसिस एंड ड्रेनेज पाइप्स शुड बी चेक्ड स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून. क्योंकि ड्रेनेज पाइप्स में जब कचरा भर जाता है, जब ब्लॉकेज हो जाता है तो भी जो पानी है वो निकल नहीं पाता और पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगता है. सो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम जिसका आपने सोल्यूशन दे दिया कि भाई जो ड्रेनेज पाइप्स हैं उनको मॉनसून से पहले स्पेशली चेक करना चाहिए और कचरा है तो उसको निकलवा देना चाहिए सो दैट पानी आराम से निकल जाए. सो दैट इज वन ऑफ द सजेशंस. इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि 2 to 3 सजेशंस आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ में उन्हें दो कि इस तरीके से हम इसको बेटर कर सकते हैं. और लास्ट में जब आपको रैप अप करना है, अपना लेटर एंड करना है, तो भी आपको लाइन सोचने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख सकते हैं आई सिंसियरली होप दैट द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक इफेक्टिव मेजर्स टू एड्रेस दिस इशू एट द अर्लीस्ट. तो मैं आपसे एक सिंसियर उम्मीद रखती हूं कि आप लोग जो हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो ये लेटर पढ़ रहे हैं, देख रहे होंगे जब ये आर्टिकल छपेगा अखबार में, तो मैं ये उम्मीद करती हूं कि वो एक इफेक्टिव मेजर लेंगे, वो एक ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिससे इस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द समाधान ढूंढा जा सके. सो एट द अर्लीस्ट जल्द से जल्द वो इस समस्या का सोल्यूशन हमें और हमारे रेसिडेंट्स को देंगे. तो इस तरीके से आप एंड कर सकते हो. ये 3 लाइंस आपको टफ लगती है और याद ना है तो सिर्फ एक लाइन लिख देना आफ्टर दी सजेशंस, आई होप My words will find a suitable place in your newspaper. अगर ये याद नहीं आ रही है तो. एंड लास्ट में क्या आता है बच्चों, yours faithfully. यहां बच्चे गलती क्या करते हैं, फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर है, बच्चे yours lovingly भी लिख देते हैं. That is absolutely wrong. lovingly जो है ये ना, ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो इनफॉर्मल लेटर में आते हैं. फॉर्मल लेटर में इट शुड बी yours faithfully, yours sincerely. इस तरह के वर्ड्स आपको यूज करने चाहिए, ना कि lovingly. That sounds very informal. एंड लास्ट में बेटा योर्स फेथफुली या सिंसियरली के नीचे आप लिखोगे योर नेम. अब यहां पे अगेन आपको अपना पर्सनल नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है. हाई चांसेस है क्वेश्चन में गिवन होगा यू आर राहुल स्लैश रिया, तो आप लड़के हैं तो प्लीज आप राहुल लिखिएगा, लड़कियां हैं तो आप प्लीज रिया लिखिएगा. एंड मैम अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है तो उस केस में आप खुद से कोई नाम बना के लिख सकते हो, ओनली इफ इट्स नॉट गिवन इन द पेपर. सो आई होप द फॉर्मेट इज क्लियर टू एवरीवन. सो फॉर्मेट इज सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ी, उसके बाद आएगा डेट, फिर लाइन छोड़ी, उसके बाद आएगा रिसीवर्स एड्रेस, देन वी विल लीव 1 लाइन, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट इन 1 लाइन, उसके बाद हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आएगा सैल्यूटेशन जिसमें हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर और मैम. उसके बाद जस्ट इसके नेक्स्ट लाइन से आप चाहो तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. उसके बाद आपका आता है सेकंड पैराग्राफ जिसमें आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये कहीं ना कहीं हम एक्सप्लेन कर देंगे. थर्ड आता है आपका कंक्लूजन. तो कंक्लूजन आपको ऐसे हेडिंग नहीं डालनी है, यू डोंट हैव टू पुट दिस हेडिंग दैट इज कंक्लूजन. आप डायरेक्टली अपना थर्ड पैरा स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आपने 3 से 4 लाइन में सजेशन दे दिया और लास्ट की 2 से 3 लाइन ये लिख दी, योर्स फेथफुली एंड योर नेम, एंड दैट्स ऑल अबाउट द format. Now let's get started with some questions that we are going to solve. So the first question is on your screen now. यहाँ पे इन्होंने आपको क्या बोला है, recently you went to your native village to visit your grandparents. तो आप अभी अपने होम टाउन गए थे, अपने गाँव गए थे अपने दादा दादी से मिलने, तो वहां पे आपने एक प्रॉब्लम नोटिस करी. वो प्रॉब्लम क्या थी, that the children in the age group of 5 to 14, ठीक है, the age at which they should have been at school.
They all remained at home and they were working in the fields or simply loitering in the streets. तो आप जब दादा दादी के यहाँ पे गए, अपने गांव गए, आपने देखा इन बच्चों की उम्र, जिनकी उम्र सिर्फ 5 से 14 साल है, ये जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, ये सिर्फ अपने घर पर बैठे हैं, या फिर दे आर लॉइटरिंग इन द स्ट्रीट्स, यानी कि सिंपली घूम रहे हैं, दे आर वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, काम पे जा रहे हैं या फिर स्ट्रीट्स पे घूम रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जो कि इनकी पढ़ाई करने की उम्र है. सो लॉइटरिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? घूमना. घूम रहे हैं स्ट्रीट्स पे लेकिन पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हैं. सो यू हैव टू राइट अ लेटर इन 120 to 150 वर्ड्स. वर्ड लिमिट दे दी. किसको लिखना है आपको ये लेटर? दैट इज टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली, जो आपका अखबार आता है वहां पे, उनको, आपको उनके एडिटर को ये लिखना है. एंड यू हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम एंड यू हैव टू ऑफर सॉल्यूशंस. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, कभी भी लेटर में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे इफ यू विल जस्ट गिव द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. यू ऑलवेज हैव टू गिव सॉल्यूशंस ऑल्सो, कि इस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं. योर नेम इज गिवन, यू आर नवतेज और नविता if you are a girl, and what's your address? Address is mentioned M114 Mount Kailash Kanpur. सारी चीजें मुझे क्वेश्चन में गिवन है. Now if I know the format, मेरे टेंसेस करेक्ट है, तो आराम से ये 150 वर्ड्स का लेटर मैं आराम से बना सकती हूँ विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक. तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑफ कोर्स फॉर्मेट यही फॉलो होगा. अब आप लोग चाहो तो 3 लाइनें जो मैंने दी हैं, आपको ये इजी लगती हैं तो आप ये लिख सकते हो. इनके अलावा आई वांट टू गिव यू वन मोर चॉइस. मैंने यहाँ पे कुछ और लाइंस यूज करी हैं सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न दैट. सबसे पहले क्या आता है, इसको मार्क कर लेते हैं. सबसे पहले बेटा स्टार्टिंग की 2 लाइंस में मैंने अपना एड्रेस लिख दिया. क्या एड्रेस लिखा? जो क्वेश्चन में गिवन है, M114 माउंट कैलाश कानपुर. अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछेंगे, मैम हमें तो पिन कोड नहीं पता होगा उस एरिया का. आपको पता है, इफ यू वांट टू राइट डाउन द पिन कोड आप लिख सकते हो. बट इन केस अगर आपको पिन कोड नहीं पता तो पिन कोड का एज सच कोई बहुत ज्यादा कंपल्शन नहीं है कि भाई इस पे मार्क्स कट जाएंगे. आप जो है ये भी लिख सकते हो, दैट इज M114 माउंट कैलाश. उन्होंने दिया है 56B करोल बाग दिल्ली, आप वो लिखोगे. सो व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों. उसके बाद कम्स द नेक्स्ट थिंग कि मैम हमें एक लाइन छोड़नी है. छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके बाद हमको क्या लिखनी होगी? डेट लिखनी होगी. ठीक है. सो नेक्स्ट कम्स इज योर डेट. और ये डेट किस में आती है? अगेन एक्सटेंडेड फॉर्मेट में, जो आपने अभी देखा. आप June 1, 2026 लिख सकते हो. बेसिकली आपको उस दिन की डेट लिखनी है जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो. सो इफ यू आर राइटिंग इट ऑन 10th of August, 11th of August एंड मे बी अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिख रहे हो, तो आप ये भी लिख सकते हो. ठीक है. जो भी उस दिन की डेट हो उसको फुल एक्सटेंडेड फॉर्मेट में आपको लिखना है, लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर कौन है यहाँ पे मेरे? दैट इज द एडिटर. नेशनल डेली, हमारे यहाँ पे कौन सा अखबार आता है? उनका नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का. तो द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया. नेशनल डेली में जो भी आपके यहाँ पे आता है, इट कैन बी द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, द इंडियन टाइम्स, जो भी आता है, जो भी अखबार, एनी name that is given or any newspaper that you know, if it is not specifically mentioned in the question, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो the editor the Times of India. ठीक है. यहाँ पे अगेन हमने पूरा एड्रेस क्या दिया है बेटा इसका? एक सेकेंड. यहाँ पे हमने पूरा एड्रेस दिया है. Yes, so full address that we have given for the receiver is the editor, the Times of India, and next line में आएगा न्यू दिल्ली. तो ये आपका 3 लाइन का हो जाएगा रिसीवर्स एड्रेस. पिन कोड इज अगेन ऑप्शनल. तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ऊपर आता है दैट इज सेंडर्स एड्रेस. सेंडर यानी कि जो लेटर लिख रहा है. उसके बाद एक लाइन छोड़ के आती है डेट इन एन एक्सटेंडेड फॉर्मेट. मैंने आज की लिख दी 10th August 2026. उसके बाद आता है एक लाइन छोड़ के, दैट इज रिसीवर्स एड्रेस. प्लीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैम लाइन कहां छोड़नी है. फॉर दैट आई विल मेक दीज एरोस सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. एक लाइन छोड़ी, फिर एक लाइन छोड़ी. ठीक है. रिसीवर्स एड्रेस हो गया. उसके बाद राजा बेटा ही हमने स्पेस छोड़ी, दैट्स 1 लाइन. नाउ कम्स आवर सब्जेक्ट, वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प. हम क्या चाहते हैं? बच्चों में जो इलिटरेसी, जो अनपढ़ता बढ़ रही है, उसका हमको सोल्यूशन चाहिए, हमको रोकना है. सो प्रिवेंटिंग इलिटरेसी अमंग चिल्ड्रन. छोटे बच्चे हैं, 5 से 14 साल की उम्र की, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हम उसमें जो बढ़ती अनपढ़ता है उसको रोकना चाहते हैं. दैट इज माई सब्जेक्ट. सर मेरा क्या हो गया? दैट इज माई सैल्यूटेशन. सर भी लिख सकती हूँ, रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकती हूँ, रिस्पेक्टेड मैम भी लिख सकती हूँ.
That's correct. Now let's get started. This is with reference to something that I came across while on a visit to my grandparents' place in Nellore. Nellore में उनका हमारा घर है. I found many children in the age group of 5 to 14 not attending school. यहाँ तक आपकी वो 3 लाइनें जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया. मैम आपने तो हमें डिफरेंट लाइन्स बताई थी, ये बताया था मैंने आपको, आप इससे भी बना सकते हो. Through the esteemed column of your reputed newspaper, I want to draw the concerned authorities' attention towards the increasing illiteracy among the children in the age group of 5 to 14 at which they should have been at school. इस तरीके से हम बना सकते हैं. सो आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से हम कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान चाहते हैं कि वो इन बच्चों पर आए जिनमें अनपढ़ता बढ़ रही है. तो आप उससे भी बना सकते हो. मैंने आपको एक डिफरेंट मेथड भी दी थी जिसमें आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी जा सकते हो. यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो. अब यहाँ पे तो बस 3 लाइनें थी फॉर इंट्रोडक्शन. नाउ कम्स द मेन पार्ट कि भाई प्रॉब्लम है क्या. सो प्रॉब्लम क्या है. दे रिमेन्ड एट होम and what they were doing, they were working in the fields or simply loitering in the streets. कुछ बच्चे simply क्या कर रहे थे, simply loitering यानी कि घूम रहे थे गलियों में. कुछ लोग घर पे रह गए, कुछ फील्ड्स में काम कर रहे हैं, माता पिता की मदद कर रहे हैं पैसे कमाने में. लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग. मुझे बहुत बुरा लगा वो देख के. हर बच्चे के पास क्या होना चाहिए एज एन इंडियन सिटीजन, एवरीवन, इवन द किड्स, दे ऑल हैव द राइट टू एजुकेशन. सो राइट टू एजुकेशन हैज बीन मेड कंपल्सरी. जैसे हमारे पास राइट टू स्पीच है कि हम जो चाहे बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू एजुकेशन भी हमारा एक राइट है कि भाई हर बच्चे को पढ़ने की मौका मिलना चाहिए. बट मेनी चिल्ड्रन दे स्टिल रिमेन इलिटरेट. तो ये क्या है, इतने सारे बच्चे इलिटरेसी से इलिटरेसी का सामना कर रहे हैं. नाउ कम्स योर सेकंड पैराग्राफ, दैट इज आई फाउंड द चिल्ड्रन डिसइंटरेस्टेड और रादर इनडिफरेंट टुवर्ड्स एजुकेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसइंटरेस्टेड, यानी कि बच्चों इन बच्चों की जिनकी उम्र 5 से 14 साल है, ये खुद ही पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है. और ये पढ़ाई में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने जब इनके माता पिता से और घर के एल्डर्स, बूढ़े बुजुर्ग लोगों से बात करी, तो उनके अंदर भी सेम एटीट्यूड है कि पढ़ाई से होगा क्या. तो ये सेम एटीट्यूड वहां भी प्रिवेलेंट है, यानी कि वहां भी उनकी नसों में, उनके खून में भी यही दौड़ रहा है. उन्हें भी यही लगता है कि भाई पढ़ाई से क्या होगा. सो चिल्ड्रन आर कैजुअल टुवर्ड्स एजुकेशन. बहुत कैजुअल अप्रोच है क्योंकि घर के बड़ों का भी वैसा ही सोचना है एंड वहां पे कोई मोटिवेशन ही नहीं है पढ़ाई को लेकर. सो यहाँ पे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहे हो. आई अंडरस्टैंड दैट दी पुअर पेरेंट्स नीड एक्स्ट्रा हेल्प इन फील्ड्स. आपने सिंपैथी दिखाई कि हाँ माता पिता को मदद की जरूरत पड़ती है. सो आई अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, आप ये भी नहीं दिखा सकते कि आप बहुत इनसेंसिटिव हो. सो यू हैव टू शो सर्टेन रिस्पेक्ट कि भाई मैं समझती हूं कि किस प्रॉब्लम का वो सामना करते हैं. सो आई अंडरस्टैंड दैट दी पुअर पेरेंट्स दे नीड एक्स्ट्रा हेल्प इन फील्ड्स, बट आई बिलीव दैट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस एजुकेशन. आपको मदद चाहिए कि भाई कोई फील्ड में आपकी हेल्प करे, आपके बच्चे ज्यादा पैसे कमाने में आपकी हेल्प करें. आप हार्डली 300-350 कमा रहे हो, बच्चा भी हेल्प करेगा 100-200 और कमा पाओगे. दिन की 500 रुपए आमदनी हो जाएगी. और इतनी महंगाई में, इतना when the world is expanding, development इतना ज्यादा हो रहा है, तो बहुत महंगाई है. but it should not be at the cost of your child's education. बहुत अच्छा पॉइंट है ये. नेक्स्ट इज पेरेंट्स, दे नीड टू टेक द इनिशिएटिव टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन. यहाँ पे हम लोगों ने सजेशन देना स्टार्ट कर दिया है कि किस तरीके से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं. तो सिर्फ पेरेंट्स जिम्मेदारी लेंगे उससे काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं. नॉट ओनली द फैमिली बट द स्कूल शुड ऑल्सो मोटिवेट एंड एनरोल दी स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल गोइंग एज ग्रुप. तो जो बच्चे 5-14 साल के हैं उनको स्कूल को भी मोटिवेट करना चाहिए. अब स्कूल कैसे मोटिवेट कर सकता है उसको समझते हैं बड़े ध्यान से. इंटरेस्टिंग पॉइंटर है. ऑफन पेरेंट्स आस्क what good would a little education do. बिल्कुल सही बात है भाई. अगर किसी इंसान के पास पैसे नहीं है और वो आपसे सवाल पूछे कि यार मैं अपने बच्चे को 6, 7, 8 तक पढ़ा लूंगा, उससे क्या हो जाएगा, इंजीनियर, डॉक्टर, CS तो नहीं बन जाएगा 8वीं कक्षा तक पढ़ के. बात सही है, यही सवाल वो पूछते हैं. व्हाट गुड वुड हैपन इफ आई गिव लिटिल एजुकेशन टू माय किड. इससे बढ़िया आप अनपढ़ रहो, वही बेटर है. इस तरह का सवाल अगर पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट थॉट, कि इस तरह का थॉट किसी भी माता पिता के मन में ना आए कि भाई 6ठी, 7वीं, 8वीं तक मेरे बच्चे को पढ़ा के होने वाला कुछ नहीं है. देयर विल बी नो एडवांटेज, देयर विल बी नो बेनिफिट ऑफ दैट. तो ये थॉट उनके मन में ना आए तो हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, टू प्रिवेंट, उनके मन में ये ख्याल ना आए, टू प्रिवेंट दिस थॉट कि ये ना सोचे वो ऐसा
ठीक है। सो टू प्रिवेंट दैट थॉट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट पे हमको एम्फेसिस देना चाहिए। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि यार बच्चा 7वीं तक पढ़ा है, 8वीं तक पढ़ा है, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, हम इसको ऐसी स्किल सिखाएंगे। आजकल एआई हो गया, एआई हैज बिकम समथिंग, AI is something that is very useful for each and every individual. Those who are working, those who are students, चाहे पढ़ाई हो गई, आप उसको उसमें यूज में ले सकते हो। जितने भी लोग उसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं या जिनको आ गया उसको चलाना और यूज करना, तो ऑफ कोर्स भाई आने वाले टाइम पर कोई बड़ी बात नहीं है कि उस इंसान की डिग्री ना देखी जाए और उसकी स्किल और स्किल्स देखी जाए। तो हमें बच्चों को या उनके स्पेशली माता पिता को समझाना होगा कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। एंड बिकॉज द किड्स आर एक्सट्रीमली पुअर, तो हमें क्या उनको प्रोवाइड करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू इज वी शुड गिव देम फ्री मील्स। बहुत बार बच्चे जो घर पे भूखे रहते हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, मजबूरी है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है उनकी लाइफ में, अगर उनको फ्री मील्स दी जाएंगी स्कूल की तरफ से, सरकार की तरफ से, अगर किताबें दी जाएंगी, यूनिफॉर्म दी जाएगी जिसको पहन के वो स्कूल में आ सकें, तो उनके पेरेंट्स को अगर ये कॉस्ट बेयर नहीं करना होगा, तो ये 3 चीजें उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर जो है साबित होंगी। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी प्रोवाइडेड टू द किड्स सो दैट नन ऑफ देम रिमेन और नन ऑफ देम इज इलिटरेट, और सो दैट नन ऑफ दीज रिमेन द रीजन फॉर देयर इलिटरेसी। और ये लाइन मुझे सबसे खूबसूरत लगती है, आई बिलीव इन इट। हमारे सर एपीजे अब्दुल कलाम जी भी यही कहते थे, आफ्टर ऑल चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। इफ somebody has the power to do good for our nation, to do good for India, that is you, my dear students. I always say that in all my classes, आपको repetitive भी लग सकता है, but I genuinely mean it that you have the power to change and you have the power to shape the future of our nation. क्योंकि जो हमारे आज के बच्चे हैं, कल ही तो जाके जब वो बड़े होंगे, some of them will become chartered accountants, politicians, leaders, diplomats, engineers, doctors and what not. तो आप लोग ही तो हमारे देश का भविष्य हो। तो जो बच्चा जिसके पास आज पैसा नहीं है, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए उसके पास पैसा नहीं है तो उसको पढ़ने का मौका ना दिया जाए। तो ये बेसिकली लेटर उसी को एक बहुत अच्छा उसके लिए एग्जाम्पल है। आई होप दिस लेटर विल सर्व एज अ वेकअप कॉल फॉर द कंसर्न अथॉरिटीज। वेकअप कॉल क्या होता है, एक ऐसा कॉल, एक ऐसा लेटर ये साबित होगा कि ये उनको जगा देगा कि भाई बच्चों के साथ ये हो रहा है और ये अन्याय जो है हमको रोकना होगा। यहाँ पे मेरे बच्चों एक टाइपो है छोटा सा, जिसको मैं सही कर देती हूँ, दैट शुड बी योर्स सिंसियरली। तो योर नहीं होगा, इट शुड बी योर्स सिंसियरली। अब यहाँ पे अगर आप बॉय हैं तो यू विल राइट डाउन नवतेज, एंड इफ यू आर नॉट अ बॉय, इफ यू आर अ गर्ल हु इज राइटिंग दिस, तो आप लिखेंगे नविता। नवतेज, नविता इज ऑलरेडी गिवन, सो आई विल नॉट चेंज द नेम। जो मुझे दिया हुआ है मैं वही लिखूंगी, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट स्टिक टू योर पर्सनल नेम, व्हाटएवर इज गिवन प्लीज स्टिक टू दैट। क्लियर है बेटा? सो अब मैं आपको बहुत सारी लाइंस यहाँ पे दे चुकी हूं, सो दैट ये लाइंस मैंने आपको क्यों दी है, ये लाइंस मैंने आपको क्यों दी है, आई होप दिस लेटर विल सर्व एज अ वेकअप कॉल फॉर द कंसर्न अथॉरिटीज। क्योंकि जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो व्हेन यू आर डूइंग लेटर टू एडिटर। आपको स्टार्टिंग की 3 से 4 लाइन पता है, लास्ट की मैंने आपको लाइंस जो है कंक्लूजन के लिए 2-3 बता दी हैं, ये लिख सकते हो। आई होप माई वर्ड्स विल फाइंड अ सुटेबल प्लेस इन योर न्यूज़पेपर, ये लिख सकते हो। या फिर ये लिख सकते हो, आई सिंसियरली होप दैट द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक इफेक्टिव मेजर्स टू एड्रेस दिस इशू एट द अर्लिएस्ट। तो कंक्लूजन के लिए आपके पास लाइंस है, इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास लाइंस है, तो आप ये चाहें तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं टू सेव योर टाइम। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड हाउ टू राइट दैट लेटर टू द एडिटर। बट जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं दोनों लेटर्स के टाइप्स आपको कवर कराऊंगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज हाउ टू राइट जॉब एप्लीकेशन लेटर। लगभग फॉर्मेट पूरा 90 से 95% सेम है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड होती है जो कि होता है आपका सीवी या फिर हो सकता है रिज्यूमे हो, तो वो आप लास्ट में अटैच करते हो व्हेन इट कम्स टू जॉब एप्लीकेशन लेटर। अदरवाइज पूरा फॉर्मेट लेटर टू एडिटर वाला ही रहता है। एंड इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, लेट्स गो एंड सॉल्व अ क्वेश्चन डायरेक्टली, जिसमें आपको पूरा फॉर्मेट अच्छे से देखने को मिलेगा। सो योर नेम इज विहान कपाड़िया। नाउ प्लीज फॉरगेट, अगर आप मेरी स्टूडेंट खुशी हो, प्रीत हो, शुभम हो, इफ व्हाटएवर इज योर नेम, बट बेटा यू हैव टू फॉरगेट दैट, यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ एज विहान कपाड़िया। आप अभी क्या है, रीसेंट कॉमर्स ग्रेजुएट है, यानी कि आपकी बीकॉम ऑनर्स जो है वो अभी कंप्लीट हुई है। कहां से करी है बेटा? आपने कॉलेज का नाम भी इन्होंने दे दिया,
फ्रॉम द नेशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स सूरत, वहां से आपने करी है एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर जॉब। आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, आप लगभग 21-22 साल के हो चुके हो, सो यू वांट टू डू योर जॉब। तो आपने क्या करा, आप अखबार देख रहे थे, उसमें आपको एक एडवर्टीजमेंट देखने को मिला इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ नेशनल डेली। ठीक है, क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ नेशनल डेली मतलब अखबार में आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा। एडवर्टीजमेंट में भी दो टाइप्स होते हैं, क्लासिफाइड एंड नॉन क्लासिफाइड। तो क्लासिफाइड जो आप ये इस तरह की शॉर्ट एडवर्टीजमेंट देखते हो ना, जो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, बहुत कलरफुल नहीं होती है, शॉर्ट एंड क्रिस्प, इसको हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। नॉन क्लासिफाइड थोड़ी लंबी एडवर्टीजमेंट होती है, उसमें बहुत सारे सुंदर लोगो स्लोगन्स होते हैं। तो आपको ये क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट देखने को मिला, शॉर्ट एंड क्रिस्प इन द न्यूज़पेपर। नाउ दोज हु आर स्टिल कंफ्यूज्ड, देखो इस तरह से ये आपने एडवर्टीजमेंट देखा है। ठीक है, सारी चीजें इस एडवर्टीजमेंट में आपको मेंशन करिए कि भाई आपने बीकॉम कर रखा है, क्या कर रखा है। तो ये हमारी हमको चाहिए एक बच्चे में तो नहीं, एक स्टूडेंट में, या फिर बेसिकली जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसने बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कर रखा, उसको एमएस एक्सेल अच्छे से आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारी चीजें अखबार के एडवर्टीजमेंट में आई है। सो नाउ यू थिंक कि ये जॉब रिक्वायरमेंट्स जो भी दे रखी हैं, सो यू आर अ परफेक्ट फिट फॉर दैट। आपकी जो स्किल्स हैं या आपका जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल उससे परफेक्टली मैच होता है। सो राइट अ लेटर अलोंग, आपको एक लेटर भी लिखना है साथ में, जिसमें आप अपना बायोडाटा अटैच करोगे और अपना जो इंटरेस्ट है इस एडवर्टीजमेंट में मेंशन पोस्ट के लिए अपना इंटरेस्ट शो करोगे कि सर या मैम मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। अब क्योंकि फॉर्मल लेटर है तो बेस्ट चीज क्या है, द फॉर्मेट रिमेन्स द सेम। अब यहाँ पे मेरे बच्चों जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप अपना नाम लिखो, इसको हम हटा भी सकते हैं। यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली विद द सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, आप किससे स्टार्ट कर सकते हो, सेंडर्स एड्रेस से स्टार्ट कर सकते हो। सेंडर्स एड्रेस क्या है, दैट्स ऑन योर स्क्रीन। सेंडर्स एड्रेस हमको स्क्रीन पे मेंशन्ड है तो हम उसी को लिख देंगे। मैंने क्या लिखा यहाँ पे अपना एड्रेस, दैट इज C4/21 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी सूरत। अब मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने सूरत मुझे मेंशन किया था तो मैंने सिटी वो रखी है, एंड एज द एड्रेस वॉज नॉट क्लियरली मेंशन तो मैंने खुद से बना दिया C4/21 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। क्या मैम कंपलसरी है हम भी ये लिखे? नहीं बेटा, अगर पेपर में नहीं गिवन है तो आप इसको हल्का फुल्का चेंज कर सकते हो। यू कैन राइट डाउन मे बी समथिंग लाइक दिस। आप खुद से ये भी बना सकते हो, दैट इज 4A न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, 4A दिलशाद गार्डन, 4A दैट्स करोल बाग। ठीक है, आप इसको कुछ और भी बना सकते हो इफ इट्स नॉट मेंशन इन योर क्वेश्चन में दे दिया है तो किसी के पास कोई परमिशन नहीं है कि वो उसको चेंज कर पाए। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया है, एक लाइन छोड़ते हैं हम आफ्टर दी सेंडर्स एड्रेस, सेम चल रहा है। उसके बाद आता है राजा बेटा आपका डेट, दैट टू इन एन एक्सटेंडेड फॉर्मेट। मैम यहाँ पे आपने लिखा है 18 मई 2024। हमेशा मैंने आपको बताया है यू हैव टू राइट डाउन द डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डे जिस दिन आप उस लेटर को लिख रहे हो। तो आप अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में बैठे हो और आप लिख रहे हो 5 मार्च 2027 को, तो एग्जैक्टली आप उस दिन की डेट लिखना। अगर मेरे राजा बेटा आप बात कर रहे हैं हाफ ईयर्लीज की, लेट्स से वो आपके होने वाले हैं सितंबर में, तो मैं यहाँ पे वो सितंबर की डेट लिख देती हूँ। जिस दिन भी हम ये लेटर लिख रहे हैं हमको उस दिन की डेट लिखनी है एंड देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। तो लेट्स से हम बात करते हैं पहले आपके हाफ ईयरली की, और मेरे बच्चों का 5th को लेट्स से एग्जाम है तो मैं 5th सेप भी छोटा नहीं लिखूंगी, 5 सितंबर 2026। ठीक है, ये मैंने जो पूरी डेट है ये एक्सटेंडेड फॉर्मेट में लिख दी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को कैसे लिखनी है डेट? ओके, चलें आगे। उसके बाद हमको क्या लिखना है, व्हाट वी हैव टू राइट डाउन इज द रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस कौन होगा यहाँ पे, किसका होगा? अब बेटा रिसीवर कौन होगा यहाँ पे, लेटर टू एडिटर नहीं है, जॉब एप्लीकेशन लेटर है। हम किसको लिख रहे हैं, हमको जॉब चाहिए तो डेफिनेटली जो HR है हम उनके पास उनसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। HR की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसोर्स। हम उनको जो HR है कंपनी की उनसे बात करना चाहते हैं, उनको अपना ये लेटर भेजना चाहते हैं जिससे कि वो हमारा जो रिज्यूम है उसको गो थ्रू करे। कंपनी का नाम लेट्स से स्टार भारत लीवर लिमिटेड है, वो हमने लिख दिया। कहां पर है, ग्रेटर कैंट फर्स्ट में है, हैदराबाद में, ये हमने लिख दिया। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, दैट इज आर रिसीवर्स एड्रेस। ये पूरा हमारा क्या है, रिसीवर्स एड्रेस है। सो दिस इज आर रिसीवर्स एड्रेस। अगेन आप खुद देख सकते हैं फॉर्मेट रिमेन्स द सेम। फॉर्मेट क्या है राजा बेटा, बिल्कुल सेम रहा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सबसे पहले क्या आता है, सेम चीज है,
सेंडर्स एड्रेस, डन। उसके बाद मैम ने कहा था लीव वन लाइन एंड देन राइट डाउन द डेट as it is है, then leave one line and then you have to write down receiver's address, वो भी as it is है। तो you can clearly see that nothing has changed, कुछ भी change नहीं हुआ है, everything is just the same। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक सभी को? क्लियर है सबको फटाफट से? ओके परफेक्ट। तो फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे डेट वाली चीज कैसे आपको अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग लिखनी है। लेट्स से मेरा एग्जाम 5 या 6 सितंबर को है, तो मैंने ये डेट यहाँ पे लिख दी इन फुल फॉर्म 5 सितंबर 2026। फाइनल बोर्ड एग्जाम्स लेट्स से अगर मार्च में है तो 10th मार्च, 2027। Clear है? Sender's address, then you have to write down date and then receiver's address. Next is again same, that is salutation. Salutation में क्या आएगा? Dear sir और ma'am या फिर madam भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है? Just leave one line, एक लाइन हमने छोड़ी और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पोजीशन। अब उन्होंने एडवर्टीजमेंट में अगर दे रखा है, इफ इन दी एडवर्टीजमेंट दे हैव मेंशन, उन्होंने क्या मेंशन कर रखा है कि भाई हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है। अगर उन्होंने हमको प्रोफाइल मेंशन कर दी है कि भाई हमको सीए की प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना है, तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन आपको वही लिखना है। अगर नहीं मेंशन्ड है तो उस केस में बेटा हम थोड़ा बहुत फिर भी खुद से बना सकते हैं। सो यहाँ पे इट वाज नॉट क्लियरली मेंशन, तो हमने क्या बनाया है कि भाई मुझे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट चाहिए तो उसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। सिंपल इज आगे लिखना है एप्लीकेशन फॉर और जो भी पोस्ट होगी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पोजीशन। नाउ I have left one line and then we will start with reference to your advertisement published in Times of India. This line is compulsory to write, जिससे कि आप सामने वाले को ये मेंशन कर रहे हो कि जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं सर या कर रही हूं, ये मैंने इस अखबार में एडवर्टीजमेंट देखा था और जिस अखबार में मैंने देखा था उस दिन की डेट क्या थी, ये भी कंपल्सरी है टू मेंशन। सो विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 16th May 2024। अब मेरे प्यारे बच्चों लेट्स गो बैक टू आवर एड्रेस टू द फॉर्मेट। यहां पे मैंने डेट डाली है 5 सितंबर कि भाई 5 सितंबर को आप क्या लिख रहे हो, 5 सितंबर को आप क्या लिख रहे हो, आप ये लेटर लिख रहे हो, यू आर राइटिंग इट ऑन 5th of September। तो यहां पर आपने जब लेटर लिखा उसके 1 या 2 दिन पहले वाली अखबार में आपने डेफिनेटली इसको देखा होगा। तो लेट्स से अगर आप ये लेटर 6th of September को लिख रहे हो, सो यहां पे मैं डेट भी उसके अकॉर्डिंग कर दूंगी, 1 या 2 दिन पुरानी, डेटेड 4th सितंबर और 5th सितंबर आप लिख सकते हो। अगेन पूरी लिखना, दैट इज 2026। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया है। ओके, सो विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, जो आपकी एडवर्टीजमेंट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में 4 सितंबर 2026 को, आई वुड लाइक टू सबमिट माई रिज्यूमे फॉर दी पोस्ट ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो मैं क्या कर रही हूं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हूं, तो इसीलिए मुझे अपना रिज्यूमे भेजना है। ये एडवर्टीजमेंट मैंने यहां देखी थी। क्या मैम हमें इतनी सारी लाइन छोड़ने की जरूरत है? नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो। यहां पे लेट्स से ये आपका ओवर हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव खत्म हो गया, तो बिल्कुल इमीडिएटली हम यहां से चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एज अ रीसेंट ग्रेजुएट। ठीक है, तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहां पे खत्म हो रहा है, मिड में खत्म हो रहा है, एंड में खत्म नहीं हो रहा, तो आप बिल्कुल यहां से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज अ रीसेंट ग्रेजुएट। ठीक है, ओके, तो क्या लिखेंगे हम, एज अ रीसेंट ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम द नेशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स सूरत विथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड मल्टीटास्किंग स्किल्स। आप कौन हो बेटा? नाउ यू हैव टू सेल योरसेल्फ एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि जब हमारी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है तो जहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं वहां पे हमें अपना बेस्ट देना है, हमें अपने आप को बेस्ट दिखाना होगा कि मैं एक रीसेंट ग्रेजुएट हूं, मैंने हाल ही में कॉमर्स कॉलेज से पढ़ाई कंप्लीट करी, मेरे कॉलेज का नाम नेशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स है सूरत का, वहां से मैंने करी, मेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स है, मुझे जो बातचीत करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, मल्टीटास्किंग यानी कि एक साथ मैं 2, 3, 4 काम भी कर सकता हूं, और मुझे क्या लगता है, आई बिलीव, मुझे ये लगता है कि जितनी भी आपको स्किल्स या क्वालिफिकेशन चाहिए इस रोल के लिए वो सब मेरे अंदर है। तो उसके लिए हम क्या लाइन लिखते हैं, आई बिलीव आई पजेस, मैं क्या बिलीव करता हूं, दैट आई
possess the necessary qualifications for this role during my studies. I honed my ability to analyze market trends and build effective marketing strategies. तो यहाँ पे बेटा जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको अपनी स्किल्स जो है वो हमेशा उसके अकॉर्डिंग लिखनी चाहिए. कभी भी ऐसा नहीं कि सीए के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप लिख दो कि आई एम अ बीटेक, तो ये वाली चीज नहीं करनी चाहिए. आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना चाहिए. ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? एनी कंफ्यूजन? सो यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं कि भाई मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं मार्केट ट्रेंड्स को समझ सकता हूं, और क्योंकि मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, सो ऑफ कोर्स आई विल राइट डाउन कि मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में काफी अच्छा हूं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बना लेता हूं. एडिशनली इन सबके अलावा मुझे क्या आता है? आई पजेस वर्किंग नॉलेज ऑफ AI टूल्स विच अलाइंस परफेक्टली विथ योर रिक्वायरमेंट्स. तो आपने मेंशन करा है एडवर्टीजमेंट में आपको ऐसा इंसान चाहिए जिसको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे से चलाना आता हो. उसके जो टूल्स होते हैं, क्लॉड हो गया, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, ये सब AI के टूल्स हो जाते हैं. तो जिन्हें ये सब अच्छे से चलाना आता हो, वो सब जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीजें मैं क्या कर सकता हूं? अच्छे से फुलफिल कर सकता हूं. ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? अब लास्ट में एक लाइन हम और ऐड करते हैं, दैट इज आई हैव अटैच माय बायोडेटा फॉर योर कंसिडरेशन. तो बेटा ये शादी वाला बायोडेटा नहीं है, इसको वो मत समझ लेना प्लीज. यहाँ पे आपकी कंसिडरेशन के लिए कि सर मेरे अंदर मैंने क्या क्या पढ़ाई कर रखी है, क्या क्या क्वालिटीज हैं, स्किल्स हैं, ये सब मैंने उसमें अटैच कर रखा है. और साथ साथ आप क्या लिख रहे हो? आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई स्किल्स एंड एंथुजियाज्म वुड बी अ वैल्यूएबल एसेट टू योर टीम. आई एम अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू at your earliest convenience. अब इसका मतलब क्या होता है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो, so if you are a fresher, तो ऑफ कोर्स बेटा अभी आपके पास जॉब नहीं है, आपको एक्सपीरियंस इंसान तो हो नहीं, तो आप लिख सकते हो कि हाँ भाई मैं इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हूं. उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन, आपको 5 साल 10 साल का अनुभव है, तो आप इंटरव्यू में वो चीज लिख सकते हो दैट एज आई एम अ वर्किंग इंडिविजुअल, सो आई विल बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू इन वीकडेज आफ्टर 5 PM. क्योंकि आप अपनी जॉब पे जाते होंगे, हो सकता है 9 से 5, 10 से 6, तो आप 5 बजे के बाद अगर शाम को अवेलेबल हो, इफ यू आर एक्सपीरियंस, तो कहा जाता है कि आप उस चीज को यहाँ पे लिख सकते हो. अदरवाइज आप अगर फ्रेशर के तौर पे लिख रहे हो तो बिल्कुल ये लिखना भी करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ठीक है, समझ में आ गया सबको यहां तक? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन. तो बेटा आपने खुद देखा होगा फॉर्मेट लगभग सेम ही था पूरा का पूरा. दैट इज सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस. ठीक है, फिर यहाँ पे ये हो गया, फिर अगेन एक लाइन छोड़नी है मुझे, फिर आएगा यार इसमें ना एक गड़बड़ है विच आई अग्री, तुम लोगों ने भी ध्यान दिया होगा. सबसे पहले आना चाहिए सब्जेक्ट, और डियर सर मैडम जो है वो इसके नीचे आना चाहिए. सैल्यूटेशन ऑफ कोर्स आएगा, ठीक है, बट जो मैंने आपको उसमें फॉर्मेट में बताया था वही होना चाहिए. दैट इज राजा बेटा ये हो गया सब्जेक्ट. इसके बाद मेरे बच्चों आप एक लाइन छोड़ के, सब्जेक्ट के बाद मैंने एक लाइन छोड़ दी, डियर सर. अब तुम डियर सर स्लैश मैडम दोनों चीज मत लिखा करो. डियर सर लिख दे तो ये छोड़ देना, या फिर डायरेक्टली डियर मैडम लिख देना और इसके नीचे स्टार्ट कर देना विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 4 सितंबर. 4 सितंबर मैंने डेट क्यों डाली? आज 5 है, तो हो सकता है मैंने कल की अखबार में पढ़ा हो. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट डेट 4 सितंबर 2026. आई वुड लाइक टू सबमिट माय रिज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. उसका डायरेक्टली मैं नीचे लाइन में स्टार्ट कर सकती हूँ. एज अ रीसेंट ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम द National College of Commerce, Surat, with strong communication and multitasking skills, I believe I possess the necessary qualifications for this role. So almost आपने खुद देखा होगा पूरा जो format है that remains the same. Now the only difference, the main difference that is, I'll show you what is that. तो ये है, ये लास्ट में हमने एंड कर दिया. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन. आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे जल्द ही कांटेक्ट करेंगे. अब लास्ट में हम जैसे बताया था योर्स फेथफुली लिखते हैं, योर्स सिंसियरली लिखते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, इसमें कुछ गलती नहीं है. क्या मैम मैं अपना पर्सनल नाम या खुद का नाम लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं. क्वेश्चन में मेंशन है आप क्या हो, विहान कपाड़िया, सो वी विल स्टिक टू दैट, दैट इज विहान कपाड़िया. बट नाउ एक एक्स्ट्रा चीज इसके अंदर आती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज
एनक्लोजर। एनक्लोजर यानी कि इसका मतलब होता है कि आप अपना सीवी, अपना रिज्यूमे, अपना बायोडेटा क्या अटैच कर रहे हैं इसके नीचे, वो आपको लिखना होता है। ठीक है, एनक्लोजर का मतलब है मैं आगे अपना सीवी या अपना रिज्यूमे जो है अटैच कर रहा हूं। और आप चाहें तो ये लाइन देखो मैंने यहां लिखी है, ये भी आपको लिखना जरूरी है, यहां भी मैंने लिख दी है, आई हैव अटैच माई बायोडेटा फॉर योर कंसिडरेशन। अब अज्यूम मत करना कि अपने आप बनकर आ जाएगा, आपको इस तरह से पूरी टेबल बनानी होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं वो लिखना होता है। दैट इज योर नेम, आई वोंट राइट डाउन दिव्या चांदवानी, आई विल राइट डाउन विहान कपाड़िया, देन आई विल राइट डाउन माय फादर्स नेम, सो मैंने बना दिया मिस्टर रंजन कपाड़िया। आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ, तो यहां हमने लिख दी 20 मार्च 1998। अभी आपकी उम्र लगभग 16-17 साल होगी, बट जब आप लोग व्हेन यू विल बी अ ग्रेजुएट, तो आप लगभग 21-22 साल के होंगे, तो उस हिसाब से अपनी एज का ईयर कैलकुलेट करके लिख देना। एड्रेस लिख दिया हमने अपना C424 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी सूरत, जो मैंने सेंडर में लिखा था वही मेरा एड्रेस है, मैंने यहां पे लिख दिया। टेलीफोन नंबर अगेन अपना पर्सनल मत लिखना, 987432, जो भी आपको उस टाइम पे याद आए वो डिजिट्स बना देना। डू नॉट गिव योर पर्सनल नंबर। ऑल्टरनेट फोन नंबर भी लोग मेंशन करते हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। मैरिटल स्टेटस कोई भी नहीं लिखेगा, मैरिटल स्टेटस में रेडी टू मिंगल, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, तुम नहीं समझोगे, ये सब नहीं लिखना है। मैरिटल स्टेटस आइदर मैरिड और अनमैरिड, अपनी जो जेंजी स्लैंग्स है वो यहाँ पे हमें नहीं लगाने ताकि हमारे मार्क्स ना कट हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा है कि भाई आपने जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है, यानी कि ग्रेजुएशन करी है, सो दैट विल बी, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो हाई चांसेस है बीकॉम ऑनर्स हो सकता है, तो बैचलर ऑफ कॉमर्स हमने करा है, बीकॉम कंप्लीट करा है 2024 में, जिस ईयर से पास आउट हो वो भी मेंशन करना है। अब बेटा यहाँ पे मैंने 2024 दिया है, आप चाहो ठीक है आप अभी ग्रेजुएट हुए हो तो मेरे प्यारे बच्चों कोई बुराई नहीं है, आप यहाँ पे 2026 लिख सकते हो। अब तुम ये मत लिखना 2026 में लेटर लिख रहे हो और पासिंग ईयर 2028 लिख दो, दैट विल बी रॉन्ग। कहां से करी है आपने ये पढ़ाई? नेशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स सूरत से, फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट क्लास आप पास हुए, इसलिए आपने ये भी लिखा है। ब्रैकेट में अपना परसेंटेज 94 95 वो भी आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। आपको मार्केट रिसर्च एनालिसिस आप बहुत अच्छे से करते हो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को आप बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो, यू हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो कि हर रोल हर प्रोफाइल में चाहिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल एंड टीम वर्क एबिलिटीज, आप टीम के साथ मिलकर अच्छे से काम कर पाते हो, आपको काफी अच्छी नॉलेज है एआई टूल्स की। लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है? अब भाई यार इंग्लिश और हिंदी, हिंदी हमारी मातृभाषा हमें आती है, साथ ही साथ इंग्लिश भी आनी चाहिए बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं जब कंपनीज में जाओगे इंटरव्यूज के लिए, ईमेल्स के लिए इंग्लिश यूज करी जाती है। हॉबीज में कोई भी इंसान दोस्त के साथ गेड़ी मारना, चाय की टपरी पे जाकर चाय पीना, बाइक पे जाकर घूमना, इस तरह की हॉबीज गलती से भी नहीं लिखेगा, 100% मार्क्स कटेंगे। कुछ ढंग की हॉबी लिखना, इट कैन बी रीडिंग नॉवेल्स, इट कैन बी पेंटिंग, और अगर तुम बाथरूम सिंगर हो तो बाथरूम सिंगर मत लिखना, सिंगिंग लिख देना, बट डू नॉट राइट आई एम अ बाथरूम सिंगर और ये मेरा हिडन टैलेंट है जो मैंने अभी ही फाइंड आउट किया है, तो ऐसा नहीं लिखना है जेंजी। ठीक है, रेफरेंस का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ बेटा। लेट्स से आप बिग फोर में अप्लाई कर रहे हो, नाउ वन ऑफ द बिग फोर्स इज KPMG, EY है, डेलॉइट है, ये सारी क्या है, PwC आपके बिग फोर्स के नाम है, राइट? चारों कंपनियों के नाम मैंने आपको बता दिए। अब आप अप्लाई कर रहे हो KPMG में, ठीक है, आपके जो पड़ोस वाले अंकल जी हैं उनकी बेटी वहां काम करती हैं, ठीक ठाक अच्छी पोस्ट में है दीदी। अब आप क्या कर रहे हो, KPMG में अप्लाई कर रहे हो, तो भाई मेरे पास अगर KPMG में रेफरेंस है तो मैं क्या करूंगी, मैं KPMG में अपना रेफरेंस लिख दूंगी। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट में वो भी लिख सकते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन है तो आप लिख देना, अदरवाइज खुद से भी नाम बना सकते हो। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे दीदी का नाम बना दूंगी, मैं मेरी सिस्टर का बना दूंगी भाई, तो यहाँ पे मिस चारवी, बट मैं अपना सरनेम नहीं लिख सकती, चांदवानी नहीं लिख सकती, यहाँ पे सरनेम इन्होंने दिया है कपाड़िया। अब लेकिन हो सकता है इसका सरनेम कपाड़िया ना हो, पड़ोस वाले अंकल की बेटी है तो सरनेम कुछ और भी हो सकता है, मिस चारवी शर्मा हो सकता है, मेरी सिस्टर का नाम है चारवी चांदवानी, शी वर्कड इन KPMG, तो मैंने उनका रेफरेंस दे दिया कि भाई मेरी जो ये नेबर है इनकी बच्चियां काम करती हैं, सो दैट्स हर रेफरेंस, दैट्स माय रेफरेंस कि भाई इस कंपनी में काम करती हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हो KPMG में, तो अब हम अप्लाई कर रहे हैं कहां पे बेटा, क्लियरली मेंशन्ड है, वी आर अप्लाइंग इन
स्टार भारत लीवर लिमिटेड। तो बेसिकली रेफरेंस इज जस्ट अबाउट जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो उसमें अगर आपका कोई नोन पर्सन है जो वहां पे जॉब करता है, एक तो रेफरेंस का मतलब ये होता है। और जब बेटा रेफरेंस का मतलब एक और होता है, अभी तो आप फ्रेशर हो बट जब आप जॉब कर लेते हो ना, व्हेन यू हैव वर्कड, जब आप काम कर चुके हो 2, 5, 7 साल, तो उसके बाद लोग रिज्यूमे में अपनी जो लास्ट कंपनी होती है उसमें जो उनके हेड होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनका नाम भी मेंशन करते हैं। तो बेसिकली सिंपल सी आपको स्टोरी समझाती हूँ। अगर आपने ABC 3 कंपनीज में काम कर लिया है, ठीक है, समझना इसको ध्यान से। यहाँ पे आपने 2 साल कर लिया, यहाँ पे आपने 3 साल कर लिया और अभी आपने यहाँ पे 2 साल काम कर लिया। आपको एक्सपीरियंस कितना हो गया? 3, 4, 5, 6, 7 साल का हो गया। नाउ यू आर स्विचिंग टू अनदर कंपनी, आप जा रहे हो कंपनी डी में, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ये वाली कंपनी वाले लोग आपके जो लास्ट जहां पर आप काम करते थे वर्क प्लेस में, वहां पे कॉल करके आपका बिहेवियर, काम करने का तरीका भी पूछते हैं। सो लॉट ऑफ पीपल दे अटैच दैट ऑल्सो इन देयर CV और रिज्यूमे। तो आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप डी कंपनी में हो तो आपने जहां पे पहले काम करा हुआ है वहां के आप 1 या 2 लोगों का नंबर डाल सकते हो जो आपके मैनेजर रहे हो, सीनियर रहे हो, जिनसे आपकी अच्छी इक्वेशन हो। सो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को दोनों टाइप ऑफ लेटर करा दिए हैं, किस तरीके से हम जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं। सिंपल सी बात है, लास्ट में एक लाइन लिखते हैं, दैट इज एनक्लोजर बायोडेटा। कैसे बायोडेटा बनाते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया है। सिर्फ नेसेसरी 7 से 8 जो मेन डिटेल्स हैं वो आप लिखिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारे इस प्यारे से बैच के नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप विश्वास बैच से जो है इनको डाउनलोड कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर अमेजिंग नोट्स। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलना, सो दैट यू विल गेट ऑल द ऑफिशियल अपडेट्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप नाउ बोथ द लेटर्स आर क्लियर टू यू, वेदर इट्स लेटर टू एडिटर और इफ इट्स जॉब एप्लीकेशन लेटर। फॉर्मेट दोनों के मैंने सिखा दिए हैं, लगभग सेम है। नाउ यू नो द इंट्रोडक्टरी लाइन्स, नाउ यू नो द क्लोजर लाइन्स, कैसे कंक्लूड करना है। एंड जॉब एप्लीकेशन लेटर में सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा ऐड होगी, दैट इज इनक्लोजर में बायोडेटा और उसको कैसे बनाना है। सो थैंक यू सो मच। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन लेटर में से आप एग्जाम में कौन सा अटेम्प्ट करने वाले हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू ऑल।